नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है गणित पेडागोजी के प्रीवियस मॉडल पेपर कह सकते हैं कि गेट्स पेपर भी होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो कितने अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी हुई है आज के प्रश्न में आप लोगों को पता चलेंगे कि आज आप लोग यहाँ पे 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करते हैं। टारगेट रखा जा रहा है 12 प्रश्नों का, या फिर आप लोग 10 प्रश्न 11 प्रश्न कर सकते हैं। अगर इतना प्रश्न कर लेते हैं आज की क्लास से तो समझिए आप लोगों के गणित में बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बता दें जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए समय न गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। शेयर जरूर करिएगा सभी लोग। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति, याद रखिएगा गणित की प्रकृति के बारे में बात किया है, सबसे उपयुक्त है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, यह बच्चे के सृजनात्मक बनने में सहायक होता है। तो गणित की प्रकृति ही ऐसी होती है कि गणित जो होती है बालक के मानसिक तर्क शक्ति को विकसित करती है। तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यह बच्चे की कल्पना को पोषित करती है, मतलब सोच को गणितीकरण देती है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा कह रहा है यह निगमनात्मक यानी नियम पे चलता है, एकदम सही है। गणित जो होता है नियम से ही चलता है, तर्क पर आधारित होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा देख लेते हैं, यह हमेशा अभिसारी नहीं होता, याद रखिएगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है, देखिए अभिसारी का मतलब होता है किसी एक प्रश्न का ही एक ही उत्तर हो, ठीक है, एक प्रश्न का एक ही उत्तर हो। और अभिसारी का मतलब, अपसारी का मतलब यह होता है कि एक प्रश्न के कई तरीकों से उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का, यहाँ पे पहले और दूसरे और तीसरे के साथ जाएगा। तो जितने लोगों का पहला दूसरा तीसरा आया है एकदम राइट आंसर, यानी पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। ये तो और भी बेहतर प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे एकदम बेहतर तरीके से आज यहाँ पे बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा प्रभावी नहीं कर सकता। मतलब गतिविधियां तो कराती है, ये तो बात सही है, गतिविधियां कराए जिससे बालक क्या कर सकता है, नए तरीके से सीख सकता है, ठीक है, सृजनात्मक कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। लेकिन उनमें से कौन सी गतिविधि है ऑप्शन में से जो प्रभावी नहीं है। तो पहला देखिए हमारा क्या करा है, पहला ये करा है कि वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में यहाँ पे सन्नांत परीक्षा में सबसे अधिक, यानी कक्षा में वो क्या करती है, जो विद्यालय है उसमें जो बच्चे हैं उनमें से केवल उसी बच्चों का क्या कर सकती है, प्रशंसा करती है जो सबसे अच्छा नंबर लाता है, और सभी को छोड़ देती है। ये तो निगेटिव है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, जो भी निगेटिव है माइनस लगा लीजिएगा, जो भी पॉजिटिव वहाँ पे प्लस लगा लीजिए। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञ और उसके योगदान में वीडियो दिखाती है वीडियो, तो इसका मतलब वो सही कार्य करती है। दिखाकर क्या करती है, समझाने का प्रयास करती है। वह जैसे हुआ रामन अनुजन, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, गणित को विकसित किया और गणित के बारे में बताया। तो ये भी सही है। और वह अपने कक्षा में गणितीय पहेलियों और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, यानी इससे बालक का तर्क विकसित होगा। ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं। याद रखिएगा गणितीय कोना का मतलब ये होता है कि समूह का निर्माण किया जिसमें बालक आपस में पूछ के सीख सकते हैं। तो ये पहला यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा तो एकदम सही है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यह उन्हीं बच्चों की प्रशंसा करती है जो केवल अंक लाते हैं और सभी बच्चों को वहाँ पे नकार देती है। इसका मतलब ये क्या है, जो बालक हैं जो कम नंबर लाते हैं उन पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, राइट आंसर होगा जो हमारा यहाँ पे पहला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग, क्योंकि अगर प्रश्न समझ लेते हैं आप लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, एकदम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखिएगा अगर नहीं की बात पूछा तो तुरंत माइनस लगा लीजिएगा सामने। और यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उसकी सोच की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। और दूसरा कर रहा है कि गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। और तीसरा कर रहा है गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। और कह रहा है कि क्योंकि त्रुटियाँ जो होती हैं इशारा करती हैं प्रेरणाहीन होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। याद रखिएगा अगर हम लोग प्रश्न को अगर आसान अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे समझने का प्रयास करें
तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है विद्यार्थियों की त्रुटियों उसकी सोच को प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है, एकदम सही है। बालक जो सोचेगा तभी तो उसका गणितीकरण होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी सॉरी यहाँ पे पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है कि गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, सही है। बालक जितना प्रयास करेगा उतनी आसानी से सीखेगा, जितना त्रुटियां करेगा हो सकता है सीख ले। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ्य योजना बनाने में मदद करती है, सही है। किस प्रकार से बालक को पढ़ाया जाए कि बालक सीख सके, ठीक है। और चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को त्रुटियों अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की जो इशारा करती है कि प्रेरणा नहीं, ये गलत है। त्रुटियां एक सीखने में मददगार होती हैं। बालक जितने अच्छे तरीके से, मान लीजिए एक बार त्रुटि किया, 2 बार किया, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब बालक उस त्रुटियों को सही कर लेगा खुद से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथा सही होगा। जितने लोगों का चौथा आया है, तीसरे का एकदम राइट आंसर है। चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा आप लोग प्रश्नों को। देखिए क्या कह रहा है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर कहा है कि नहीं की बात किया है, तो आप लोग क्या करिएगा, माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि ये निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है कि मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि मापदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करती है, एकदम सही है, ये सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मापदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का हिस्सा, ये भी सही है। कह रहा है कि मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ पर खड़ा, ये भी सही है, ठीक है। यही तो बताता है कि आकलन करने से कि कौन सा बालक सीख रहा है, कौन सा बालक सीख नहीं रहा है, कौन सा बालक कितने बेहतर तरीके से सीख रहा है। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बचा हमारा कौन सा, पहला। तो पहला राइट आंसर जितने लोगों का आया है, मानक संदर्भी आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता नहीं, वो केवल आकलन का मतलब होता है अंकन करना, ठीक है, कि बालक कितना सीखा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। पाँचवें पे आगे बढ़ते हैं। देखिए पाँचवा और भी बेहतर प्रश्न है, कह रहा है गणितीय अधिगम सामग्री क्या है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। दूसरा कह रहा है कि स्वतः अधिगम के विद्यार्थियों की मदद करती है। और तीसरा कह रहा है कि निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। चौथा कह रहा है कि कक्षा में यहाँ पे अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो सही विकल्प कौन सा होगा, तो सही विकल्प पूछा है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले ऑप्शन से, सूत्र के प्रदर्शन से शिक्षकों को मदद मिलती है, सही बात है। अगर सूत्र का निर्माण हुआ है तो शिक्षक क्या बेहतर तरीके से एक नियम से चल सकता है, ये तो सही है आपका, ठीक है। नहीं, ये गलत है। सूत्र के प्रदर्शन से शिक्षक मदद करते हैं, शिक्षक को नहीं, छात्र को मदद करती है, ये तो गलत है, याद रखिएगा, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करते हैं, ये सही है, ठीक है। स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करता है, यानी अधिगम जितना प्रभावशाली होगा बालक में उतना मदद करेगा। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, तीसरा कह रहा है निर्देश नहीं दे सकते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण में निर्माण करने में मदद करती है, ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे बी और डी जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा बी और डी, यानी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में यहाँ पे ओलिम्पियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। तो पहला कह रहा है यहाँ पे हमारा, देखिए, सरल होगी, मजबूत होगी, हतोत्साहित होगी, कम होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम बात करें चौथे को देखा जाए तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति होती है बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो कम नहीं। हतोत्साहित मतलब होता है क्या, रोकना, क्या होता है, रोकना होता है। तो ये भी आपका गलत है। मजबूत, सरल नहीं करता है, मजबूत करता है, ठीक है, ताकि बालक बेहतर तरीके से सीख सके विद्यालय में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। जितने लोगों का यहाँ पे छठे का दूसरा आया है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न और भी बेहतर है, देखते हैं कितने लोगों का ये सही है, क्योंकि इसका थोड़ा सा उदाहरण भी हम रखेंगे किस प्रकार से बालकों को पढ़ाया जा सकता है। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि और अवधारणाएं जो हैं ये किससे संबंधित है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, तुलना के लिए स्पष्ट। दूसरा कर रहा है कि विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तीसरा कराया है यहाँ पे कि सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा का विशेषण है। और चौथा करा कि महत्वपूर्ण है, पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ ही जाएगा, याद रखिएगा। तुलना नहीं कर रहा है, याद रखिएगा।
विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है? उल्टा कह रहा है, ठीक है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी नहीं है। गणित की एक खुद की, गणित एक स्वतः ही एक भाषा है। गणित की कोई भाषा नहीं होती, गणित स्वतः ही एक भाषा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। क्यों चौथे के साथ जाएगा? आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बालकों को जब आप पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, जब पढ़ाएंगे बालकों को छोटी कक्षाओं में, तो बालक को हम मान लीजिए 2 सीढ़ियाँ दिखाते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा। बालक से कहेंगे ये बताओ कि सबसे इसमें से बड़ा कौन है, तो बालक कहेगा कि ये राइट वाला और लेफ्ट वाला छोटा है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि अगर हम सुडोकू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसमें एक छोटी अ और एक बड़ी संख्या है, तो कि छोटी वाली संख्या 21 तक पहुंचती है और बड़ी वाली संख्या 88 तक पहुंचती है। तो बालक से कहेंगे कि बताओ कौन से सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आप वो सबसे ऊपर जाओगे, तो बालक कहेगा सबसे बड़े वाले पे। तो ये हो गया। या फिर जिराफ, यानी किसी चित्र का प्रयोग कर दिखा सकते हैं, एक छोटे डॉग का और एक जिराफ का ले सकते हैं, तो कहेंगे इसमें से बड़ा कौन है, तो बालक कहेगा कि ये देखिए छोटा है डॉगी, और ये जो जिराफ है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम छोटे बड़े का अवधारणा को बता सकते हैं बालकों में। 8वें प्रश्न पे अगर आगे बढ़ा जाए तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है प्रश्न को। देखिए क्या करा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं में के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य नहीं मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण की आवश्यकता है। देखिए, ये जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे संबंधित है? जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है। तो देखिए, पहला क्या करा है, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता नहीं, ये तो ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। दूसरा करा, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष में नहीं, ऐसा बात नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति सीख सकता है। गणित कोई भी सीख सकता है। जितने बेहतर तरीके से लड़कियां सीख सकती हैं उतने बेहतर तरीके से लड़कों भी सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, हर कार्य दोनों लोग बराबर कर सकते हैं। तीसरा करा है हमारा यहाँ पे, समाज की लिंग संबंधित अवधारणाएं एवं मान्यता की ओर ले जाती है, जिसके समस्या समाधान में ज़्यादा कार्यविधियाँ उपयोग, यही सही आपका है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 9वां देखिए, और भी बेहतर तरीका से समझ सकते हैं आप लोग। क्या कह रहा है कि कक्षाईय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में क्या कर सकते हैं जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से पहलू पर भय बढ़ाती है? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से कहा है, गणित का विस्तृत भंडारण नहीं, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों का व्याख्यान किया जाता है, नहीं। चौथा कह रहा है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्तता होती है, यही राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किससे गणित खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आर्यभट्ट ने, यहाँ पे भास्कर ने, तीसरा रामानुजन ने, तीसरा महावीर, चौथा महावीर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें किसके साथ जाएगा? देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के बारे में खगोल की बात किया है? तो यहाँ पे महावीर के साथ जाएगा। याद रखिएगा, आर्यभट्ट के साथ नहीं जाएगा, भास्कर के साथ नहीं, रामानुजन के साथ नहीं जाएगा अगर ये ऑप्शन, तो आपका किसके साथ जाएगा? महावीर के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। सॉरी, ये कौन सा प्रश्न था? 10वां प्रश्न था। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 10वें का हमारा जो राइट आंसर होगा दूसरा होगा, भास्कर होगा, क्योंकि यहाँ पे खगोल के बारे में बात किया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? खगोल, यानी खगोल विज्ञान की बात किया है हमने, गणितीय विज्ञान के बारे में सोच लिया था। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, भास्कर के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा, सॉरी वो ऑप्शन ही पढ़ने में हमसे गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑप्शन ठीक से पढ़ना ही जरूरी होता है, ठीक है, हो जाती कभी कभी गलतियाँ। तो यहाँ पे देखिए 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों में ऊंचे स्वर पढ़ रहा है, यही है, बाकी विद्यार्थियों उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर सकते हैं। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड
यातायात सारणियों में व्यवस्थित टिप्पणियाँ दी गई हैं और वे उनका उपयोग यहाँ पे गुणन के पैटर्न खोज करते हैं। चौथा कह रहा है कि शिक्षक ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का क्या जाएगा। देखिए याद रखिएगा, अगर हमने आपको टिक बताया कि अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा। और इसमें देखिए क्या क्या खासियत है, क्यों हमने आपको बताया कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। पहली बात तो इसमें पैटर्न की खोज दिया है, ठीक है, आयताकार दिया है, सामग्री दिया है, हस्त कौशल दिया है, व्यवस्थित गतिविधियाँ दिया है, ठीक है। इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वही सही होगा। लेकिन बच्चों के हस्त कौशल यानी बालक जितने अपने अपने तरीके से सीख सकते हैं उतने अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है। क्या कर रहा है कि एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जियों बेचने वाले ने सोनू को 21 रुपये यानी R6 + R2 ये नियम है, ठीक है, लिए सब्जी बेचने के द्वारा प्रयोग में लाए गए गणितीय कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से किस कथन का सत्य है। यानी वो सब्जी को प्रयोग कर रहा है बेचने के लिए, जो सूत्र है R21 यानी कोष्टक में दिया है R6 + यानी R का मतलब होता है मूल्य, ठीक है, मूल्य का दिया है, निर्धारित किया है, तो इतने रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो वो किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि यह गणितीय कौशल अस्पष्ट करती है। यह कौशल यहाँ पे कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को प्रयोग करना सहायक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 12वें का। देखिए केवल सी सही होगा, याद रखिएगा, केवल सी सही होगा, क्योंकि ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों का सूत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी लेन देन अंक गणित का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, 12वें का। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न के 2/3 और 4/6 के बीच तुलनात्मक कल्पना करने में मदद करता है। मतलब कह रहा है कि 2/3 है, ठीक है, और 4/6 तुलनात्मक कौन सा बड़ा कौन सा छोटा की बात कर रहा है। तो बड़ा छोटा निकालने के कई तरीके हैं। यानी कह रहा है यहाँ पे 2 रोटियाँ हैं, ठीक है, इसको 3 लोगों में बांटा है। और दूसरा कह रहा है कि 4 रोटियाँ हैं, याद रखिएगा कितनी है, 4 रोटियाँ, इसको कितना कहा है कि 6 लोगों में बांटना है। तो बता रहा है इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, विभाज्य ने यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग कर रहा है। दूसरा लघुत्तम समाप विधि का प्रयोग कर रहा है। तीसरा यहाँ पे भिन्न डिस्क का प्रयोग कर रहा है। चौथा कैलकुलेशन का यहाँ पे उपयोग कर रहा है। तो 13वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे 2/3 और 4/6 इसका आपको देखिए कि पता चल रहा है कि ये भिन्न का प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन में ढूंढिए कि भिन्न कहाँ है। तो भिन्न ये भिन्न डिस्क का प्रयोग कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ऑप्शन में ही, प्रश्न में ही आपका ऑप्शन छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। जैसे मान लीजिए वही ये बात हुआ कि किसी बालक को कोई भाग बांटना है, तो उससे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 यानी 1 रोटी है, उसको 4 भागों में बांटना है। और यहाँ पे कह रहा है 1 रोटी है, उसको 2 भागों में बांटना। तो इसमें से बड़ा कौन होगा। तो 1/2 बड़ा होगा, जिसका हर जितना बड़ा छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखिए करा, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला देखिए क्या कर रहा है, बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों को वहीवेशन करना। और यहाँ पे तीसरा कर रहा है, यहाँ पे यानी विचारों को क्या कर रहा है, प्रोजेक्टिंग, यहाँ पे आइडियाज़ दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों का मनोरंजन करना, यानी ठीक है, बच्चों का मनोरंजन नहीं, अनुशासन बनाए रखने के लिए बात करती है। तो 14वें का राइट आंसर क्या कर रही है। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे बहिर्वेशन का मतलब होता है, ठीक है, बहिर्वेशन का मतलब होता है विचारों को नए नए खोज में लगाना, तर्क पे लगाना, आइडिया देना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा है 14वें एकदम राइट आंसर है। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न और भी अच्छा है। संख्या बोध विकसित करने में यहाँ पे कह रहा है, संख्या बोध विकसित करने में यहाँ पे कह रहा है कि उपकरण यानी टाइप, यहाँ पे सभी टाइजिपिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण कौशल को प्रदर्शित करता है। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में
एक जोड़ के रूप में करते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पे विद्यार्थियों एक पासा उछालता है और बिना बिंदु को गिने वह बताने के सक्षम रहता है कि यह 4 है। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में यानी घटाने की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्तित रूप की यानी पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे ये विद्यार्थी के पासा उछालने की बात कर रहा है। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे, क्योंकि उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बालक हैं, उनको छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अगर हमने कहा कि आप पासा उलटिए, ठीक है, पासा फेंकिए, यानी आप देखते हैं लूडो खेलता है बालक, तो उस फेंकता तो 4 आ जाता, तो गिनता है 1 2 3 4, तो कहता है 4 आया है। 3 से पहले आएगा 4, 5 से पहले आएगा 4, 3 के बाद आएगा 4, तो ऐसे भी गिन सकता है। 2 का भी प्रयोग कर सकता है, 4 5 6 का, यानी पासा का प्रयोग यानी लूडो में किया जाता है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है जो आप लोगों के लिए रखेंगे। शिक्षक स्वरा को 2 आकार देते हैं। चतुर यहाँ पे करा है समचतुर्भुज और एक पतंग का कार। उसने सबसे अधिक समरूपी रेखाओं वाली आकृति का नाम बताने को कहा। स्वरा ने जवाब दिया, पहला करा है यहाँ पे कि पतंग, दूसरा रोम्बस और तीसरा करा है। ये दोनों आकृतियाँ समरूपी रेखाओं की संख्या समान होती है। और चौथा करा है किसी भी आकृति में समरूपी रेखा नहीं होती। तो राइट आंसर इसका आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर देंगे। और जो लोग नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंचेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।